नमस्कार, जय सेवा सेवा जौहार। मैं हूं मंगलेश्वर और ट्राइबल टाइम्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता क्रांतिवीर, कई नामों से इनको संबोधित किया गया है, राधेश्याम काकोड़िया जी। राधेश्याम काकोड़िया जी किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनकी कार्यशैली और इनकी जो बोलने की शैली है वही जाहिर है समाज का सभी वर्ग जानता है इनको। तो आज ही हमारे साथ में है। कल शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है, आज यहाँ पर उपस्थित है। आज हम इनसे बात करेंगे। तो दादा, सबसे पहले तो आपका ट्राइबल टाइम्स में बहुत स्वागत है। पहली बार हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो कल बलिदान दिवस है, तो बलिदान दिवस पे मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ट्राइबल टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज पूरे देश में आदिवासियों की आवाज़ उठाने वाले जो मीडिया हैं बहुत कम हैं। जैसे नेशनल मीडिया है तो नेशनल मीडिया कभी आदिवासियों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वर्तमान समय में यदि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कुछ दृष्टिकोण डालूं और जिन महान क्रांतिकारी और 52 गढ़ 57 परगना 258 रियासतें जिस गोंडवाना साम्राज्य की चलती थी, उस गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम जो राजा हैं शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह, उनका बलिदान दिवस 18 सितंबर 2024 को सारे गोंडवाना भूभाग में रहने वाले, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सभी मिलजुल कर जो है उन गोंडवाना के महान सम्राट का जो है शहादत दिवस मनाएंगे और उन्हें आदरांजलि देंगे। श्रद्धांजलि नहीं देते हैं हम लोग, आदरांजलि देंगे। तो ये दादा, ये शंकर शाह रघुनाथ शाह जी जो मतलब गोंडवाना के अंतिम शासक थे, ये जो अंग्रेजों ने इतना बड़ा मतलब उनके साथ जो अत्याचार किया या फिर उनको तोप के आगे मतलब बांध के उड़ा दिया गया था, उसके बाद जो क्रांति जो आज़ादी की उन्होंने बिगुल बजाया, ये उसके बाद मतलब इतना देखने को अब नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या मान? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम अंग्रेजों को फोकस करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा उड़ाया गया, ये मैं ऐसा मानता हूं कि गोंडवाना साम्राज्य और गोंडवाना के जितने भी महान क्रांतिकारी थे, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है। हमारी लड़ाई थी मनुवादियों से, हमारी लड़ाई थी जमींदारों से, हमारी लड़ाई थी भूमाफियाओं से। और अंग्रेज जो यहाँ पे आकर इतने सारे जो कानून उन्होंने बनाए और उन कानूनों में कहीं ना कहीं ट्राइबलों को जगह दी, और 52वीं रेजिमेंट जो यहाँ पे बनाई गई थी वो मनुवादियों के द्वारा बनवाई गई थी। और राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जो शहादत हुए, जो गिरफ्तार हुए, तो उनकी जो गिरफ्तारी है सेठ गोपाल दास, उनके जो पुत्र हैं अभी गोविंद दास। तो मैं इस पे एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि जितने भी हिंदुओं की जो स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लूटी गई, जो मुग़लों के द्वारा लूटी गई, और जो कहीं इंग्लैंड चली गई, कहीं फ्रांस चली गई, कहीं जो तुर्क चली गई, कहीं जो है सऊदी अरब चली गई, जहां भी इन पुरानी इमारतें गई हैं तो उनको वापस लेके आ रहे हैं। तो मैं उसी प्रश्न में, उसी तत्वाधान में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भारत देश है, ये भारत देश यहाँ के आदिम जनजातियों का देश है, यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटियों का देश है। बाहर से आए विदेशियों का देश नहीं है, ये मनुवादियों का देश नहीं है। जब भारत देश आजाद हो रहा था 1957 में, 1947 के पहले दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में, ग्राउंड में जो है हमारे 258 रियासत के राजा बैठे थे और उन्होंने गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन नेहरू जी, गांधी जी और उनकी जो कांग्रेस की पार्टियां थी, कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने ये कह के बोल दिया कि अभी तो जो है आदिवासी जो राजा थे, गोंडवाना के जो राजा थे, उन्होंने जब आक्रमण हुआ तो जंगल पहाड़ की ओर चले गए, तो अभी वो शासन करना नहीं जानते। तो मैं उनको बता देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि रानी दुर्गावती जो पहली महिला थी जिन्होंने इतने लंबे समय तक जो है शासन किया, दलपत शाह राजा की पत्नी जो छत्री थी, वो उन्होंने इतने साल शासन किया, क्या कभी उनका नाम इतिहास में जोड़ा गया? रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो जोड़ा गया, लेकिन क्या कभी रानी दुर्गावती का नाम जोड़ा गया? कभी नहीं। हमारे आदिवासियों के इतिहास के साथ में छेड़छाड़ किया गया। दूसरा चीज कि मूर्तियों को तो लाने की बात करते हैं, और जितने भी आदिवासियों के और गोंडवाना साम्राज्य के जो क्रांतिकारी राजा थे, जैसे शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह, इनका जो घर लंका बेदी घर को ढाए वाली बात जो होती है, घर का बेदी लंका ढाए,
तो जो सेठ गोविंद दास है, आज उनके नाम से तुम हॉस्पिटल के नाम बदल रहे हो, उनके नाम से तुम कॉलोनियां बसा रहे हो, तो मैं इस जबलपुर उनके ही नाम का है। जबलपुर उनके ही नाम से है ऐसा जाना जा रहा है। तो 52 57 परगना 258 रियासत में शासन करने वाले, इनका कोई इतिहास नहीं है। उनका जो क्या बोलते हैं, दलाली करके, अंग्रेजों की गुलामी करके, मनुवादियों की गुलामी करके हमारे राजाओं को जो पकड़ाया चोरी छुपे, जब हमारे राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह पूर्वागढ़ की मालादाई में गोंगो कर रहे थे, मतलब हिंदी में बोले तो पूजा कर रहे थे, लेकिन हमारे में पूजा पद्धति नहीं है, गोंगो पद्धति है। तो गोंगो कर रहे थे, तो उस समय में उन्होंने जो है उनको पकड़ा दिया। तो मैं मध्य प्रदेश की शासन से और भारत देश की सरकार से पूछना चाहूंगा, क्या जो हमारे राजा को पकड़ाया गया, हमारे राजा के साथ में जो है धोखा छल किया गया, क्या उनके लिए इनके पास में कोई कानून नहीं है? क्या उनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? तो यहाँ तो पूरा जबलपुर देख रहे हैं, तो सेठ गोविंद दास, काहे का सेठ गोविंद दास? हमारे राजा महाराजा थे, उनका शासन प्रशासन था। यदि आने वाले वक्त में यदि प्रकृति ने और समाज ने जो है गोंडवाना के सभी एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने यदि साथ दिया, तो गोंडवाना राज्य की मांग हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और जब तक हम जीतेंगे, संघर्ष छोड़ेंगे नहीं। और जिस दिन हमारा गोंडवाना राष्ट्र आ जाएगा, तो जो जिन जिन धोखेबाजों ने हमारे राजाओं को, हमारे शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी को, हमारे बिरसा मुंडा को, हमारे टंटिया मामा को, हमारे सिद्धू कानू रेंगा को, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे ज्योतिबा फूले की बात करें, चाहे सावित्रीबाई फूले की बात करें, चाहे अंबेडकर की बात करें, तो इनके साथ में जिन्होंने धोखा दिया है, उनका हम पाई पाई हिसाब लेंगे। अभी जैसे अपन यहाँ पर बलिदान दिवस स्थल यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो इतना बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो मूल ढांचा था, जहाँ पे जो बंदीगढ़ पुराना था, उसको बिल्कुल तहस नहस करके एक नई जगह स्थापित कर दिया गया। काफी हमारे समाज के लोग हैं, इनको थोड़ा सा पहले देखना चाहिए था। अब आखिरी में हम इनको ज्ञापन सरकार को दे रहे हैं या बता रहे हैं, तो ये कहाँ तक हो चाहिए? हमारी अगर सारी जो धरोहरें हैं अगर नष्ट करके दूसरी जगह बना दी जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज पे और हमारे लोगों के साथ छल नहीं है? देखिए, आपने दिल को छू देने वाला प्रश्न कर दिया है, बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी इस देश को जैसे बोलते हैं कि हिंदुस्तान राष्ट्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत सारे, चाहे केंद्रीय राजनीति की बात करूं, चाहे क्षेत्रीय राजनेताओं की बात करूं, सभी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हिंदुस्तान राष्ट्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अपराधी हैं। क्या है? अपराधी हैं। यदि आपने भारतीय संविधान पढ़ा है, तो भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 ये बोलता है भारत अर्थात इंडिया। तो आप कंट्रोवर्सी तो यहीं पैदा कर रहे हो ना। जब भारत देश संविधान से चल रहा है, भारत अर्थात इंडिया बोल रहे, तो आप हिंदुस्तान क्यों बोल रहे हो? पहली कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी, यदि आपको हिंदुस्तान बनाना है, तो यहाँ के आदिम जनजातियों को यहाँ से मूल से खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी इन्होंने जो है 29 ऐसी परियोजनाएं बनाई हैं। जैसे पहले की बात करूं तो बरगी डैम बना, बरगी डैम पूरे आदिवासियों की जमीन में बना। वहाँ के आदिवासी अभी कहाँ हैं, किस अवस्था में, उनकी पीढ़ी जिंदा है कि नहीं है, इसकी कोई खोज खबर नहीं सरकार के पास में। फिर अभी जो है यहाँ पे 5-6 डैम अभी और बन रहे हैं। ऐसे टोटल पूरे मध्य प्रदेश में जो है 29 डैम निर्माण हो रहे हैं जो आदिवासियों की जमीन में है। इसका मतलब है कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन से आप बेदखल कर दो, उनका निस्ते नाबूद कर दो, और फिर इसके बाद में आप हिंदुस्तान राष्ट्र ला लो। जैसे हसदेव की बात करें, हसदेव में भी वही हो रहा है कि सारे आदिवासियों को किनारे करके पूरे जंगलों को, मतलब अब देखिए, हसदेव वांगो की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं माँ के नाम एक पेड़, बाप के नाम एक पेड़, पूरा उजाड़ है ना। दिया तो। आप ऐसी बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे बना के आपने पेड़ों को उजाड़ दिया। आपने हीरा के नाम से जो है यहाँ पे जो पन्ना में जो जंगल काटे, आपने हसदेव वांगो जो जंगल काटे, क्या ये जंगल उनके माता पिता ने लगाया था? ये हमारे माता पिता ने लगाया था, हमारे पुरखों ने लगाया था। और हम जल जंगल जमीन के संरक्षण की बात करते हैं, हम जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते हैं, हम जल जंगल जमीन को संवर्धन की बात करते हैं। क्या ये चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है क्या ज्ञान इस चीज का? आदिवासियों को बोले कि पेड़ लगाओ, अरे उसका तो जीवन ही तो जंगल में है, उसका जीवन नदियों में है। तुम नदियों को निर्मल बहती हुई नदियों को तुम बांध के जो है इसको तालाब, गंदा तालाब बना रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के जो है वहां से तुम पानी पहुंचा रहे हो। तो मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आदिवासियों को उजाड़ना बंद करो, और यदि जिंदा रहना है तो यूनाइटेड नेशन ने 1994 में इंडिजीनियस ऑफ द पीपल ऑफ द डे बनाया, तो उस पे 193-95 देश के बुद्धिजीवी लोगों ने बैठ के ये तय किया कि देश की एक ही जनजाति ऐसी है जो पर्यावरण को संरक्षित कर सकती है, ग्लोबल वार्मिंग को दूर कर सकती है, वो है आदिम जनजाति।
हर उस देश के मूल निवासी जो प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को पोसते हैं, प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति में जीते हैं। आप उसकी बात कर रहे हो। लेकिन अब ये आदिम जाति की बात करते हैं अब, लेकिन इसको तो नया लोग दूसरे जो लोग हैं जिनकी बात करते हैं आप वनवासी बोलने लगे हैं। तो ये वनवासी और ये आदिवासी में क्या फर्क, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए मुझे। देखिए, ये हिंदू कॉन्सेप्ट है ना। वनवासी बोल के जैसे राम पथगमन यात्रा जो बना रहे हैं, राम जी को वनवास हुआ था तो वनवासी के पास में रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके बाप दादा आदिवासी नहीं है क्या? आपके बाप दादा जब पैदा हुए थे तो क्या शर्ट पैंट पहन के पैदा हुए थे क्या? दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब पैदा हुआ था तो नंगा पैदा हुआ था, जंगलों में रहता था, कच्चा मांस खाता था। वो मेरे बस पुरखे नहीं करते थे। हमारे पुरखों ने सभ्यता डेवलप की, जब सभ्यता संस्कृति डेवलप की तो फिर वो कोयतुड़ियन कहलाए, गोंडियन कहलाए, फिर इसके बाद में सिंगार द्वीप में आए, कोयामुरी द्वीप में आए। और हमारी सभ्यता हमारे जन्म के संस्कार है, हमारे विवाह के संस्कार, हमारे मृत्यु के संस्कार है, हमारे रेला पाठा है, हमारे पावन पड्डुम है। हमको किस चीज की जरूरत है? इसीलिए आरएसएस को सबसे ज्यादा जो डर है वो है जनजातियों से, वो है गोंडवाना से, वो है गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन से, वो है गोंडवाना की परिपृष्ठता और पृष्ठभूमि से डर है। क्योंकि 258 रियासत थी, जब 258 रियासत को लेके हमारे राजा जब अलग गोंडवाना राष्ट्र की मांग कर रहे थे तो ये डर गए कि जब 258 रियासत ही चली जाएगी तो इनके पास में क्या रहेगा। क्योंकि देश में जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो जनजाति से हो रहा है, जल जंगल और जमीन से। आज रेत निकाली जा रही है तो आदिवासियों की नदियों से, आज कोयला निकाला जा रहा है, लोहा निकाला जा रहा है, हीरा निकाला जा रहा है, सोना निकाला जा रहा है, तांबा निकाला जा रहा है, बॉक्साइट निकाला जा रहा है, दुनिया भर की गिट्टी से लेके सारी चीज जो निकाली जा रही है तो वो जनजातियों की जमीनों से। ठीक है। और जल की बात करें तो बड़े बड़े जो पावर प्लांट बने हुए, चाहे सिंगरौली चले जाओ आप, चाहे अनूपपुर चले जाओ, चाहे उमरिया चले जाओ, तो सारे पावर प्लांट कहाँ लगे हुए हैं? आदिवासियों की जमीन में। तो देश का 75%, 87% बोल दूं, 87% जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन से हो रहा है, और मैं अब उसको होने नहीं दूंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि मैं अभी महाराष्ट्र भी गया, तो महाराष्ट्र में जैसे चांदा है चंद्रपुर का, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा किला है, चांदा फोर्ट के नाम से है। और फिर उसके आगे गया तो बल्लारपुर है, बल्लार शाह के नाम से, जो कि अपने आदिवासी राजा थे वो। तो लेकिन बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है धरोहरों की। वहां पे तो आपको पुरातत्व विभाग वाले एक बोर्ड तक लगा के नहीं, पुरातत्व विभाग वालों को भी नहीं मालूम इतिहास, आसपास के लोग ही बता। तो ये मतलब हमारा भी कुछ मतलब बनता है, कर्तव्य बनता है कि इन चीजों को मतलब जानना। और जब जानने की कोशिश करते हैं या वहां पे जाते हैं पूछते हैं तो वो पता नहीं चल पाता। तो क्या हम आपका ऐसा कुछ आने वाले समय में ऐसी कुछ योजना या फिर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना है कि जो धरोहर है ये हमारे लोगों को मतलब जानने का अधिकार भी और कोशिश भी होनी चाहिए उसपे, तो आप कुछ ऐसा करेंगे उसपे? देखिए, इस पे जो है टंटिया मामा की मैं बात आपको बता देता हूँ। टंटिया मामा ने 1876 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अलग किया और इसके बाद में भील रेजिमेंट बनवाया। आज जितने भी सरकारी कर्मचारी उनके पास में नौकरियां हैं, जितने भी लोगों के पास में जो जमीन बची है, वो टंटिया मामा और बिरसा मुंडा की देन है। क्या ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। दूसरा चीज कि आप चंद्रपुर छोड़िए, जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं जेल से चुनाव लड़ा था, मानपुर विधानसभा क्षेत्र, मानपुर में मैं अभी गढ़ गया था, कहाँ, बांधवगढ़ किला गया था, पहाड़ के ऊपर में है, बहुत सुंदर है, मनोरम है। उस किले में जाने नहीं दिया। ऊपर में राम मंदिर बना के रखे हैं। हमारे वहाँ पे बड़ा देव थाना है, फड़ापेन थाना है, बघेलिंदाई थाना है, हमारे वहाँ पे पाट बाबा है, भीमाल पेन है, ठाकुर पेन है, खीला मुठुआ है, हमारे खेरोदाई, मेड़ोदाई, पनगट पनिहानदाई, पाट बाबा, भीमाल पे, ठाकुर पेन, खीला मुठुआ दादा, तमाम जो हमारे रूढ़िगत जो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे देवी दिवाला हैं, हमारे पैन पट्टा हैं, उनको उन्होंने दबा दिया है। दूसरी बात कि टंटिया मामा ने 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाई थी। मैं पूरे देश में लगभग 3 लाख पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाकर हमारे जल जंगल जमीन, हमारे पुरखों की जो किले, महल, अटारी, कुआं, बावड़ी हैं, इन सब में हम जो है अपना आधिपत्य दाखिल करेंगे। और 13-3 का के तहत हम मूल निवासी हैं, हम यहाँ के रूढ़िगत हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के तहत हम हमारे गढ़ किले महल अटारी को संरक्षित करेंगे। दूसरा चीज है कि आप महाराष्ट्र मत जाइए, आप मानपुर में, मैंने एक बता दिया, अमरपुर में जो है कुसरो का किला है पूरा। मैं अभी बीच में गया था, उसका दौरा किया, पूरा झाड़ियों से घिरा हुआ है। तो अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे, पूरी झाड़ियाँ साफ करेंगे और उस पर कब्जा करेंगे। आरएसएस के लोगों ने सब जगह कब्जा कर लिया है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आरएसएस को सीधा चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने जो भी किया ठीक है, कर दिया,
जिस तरह से शंकर शाह, कुंवर नाग शाह जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, जिस तरह से बिरसा मुंडा, टंट्या मामा जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, उन्हीं का खून मैं राधे श्याम काकोड़िया फिर से पैदा हो गया हूं। अब मैं हमारे समाज को डूबने नहीं दूंगा, हमारे समाज की जल जंगल जमीन को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। हम संवैधानिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से, लोकतंत्र तरीके से और न्यायपालिका के तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। और इस पे मैं सभी समाज वालों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आइए, आगे बढ़िए और अपने जल जंगल जमीन जो आपने नहीं बनाया है, जो आप नहीं जान रहे थे, जो आपके पुरखों के द्वारा दिया गया, कम से कम अपने पुरखों की अमानत को बचाइए जो आने वाली पीढ़ी को दे सके। अब आपने पूछा बंदीगृह की बात, तो मैं आपको बता दूं कि भोपाल में गया था, वहां पे ट्राइबल म्यूजियम बना है। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि म्यूजियम किसका बनता है? मैं देख के आया हूं, म्यूजियम उसका बनता है जिनके वंशज सारे खत्म हो गए हों, जिनका इस देश से जो है निस्ते नाबूद हो गया, उसकी आखिरी पीढ़ी खत्म हो गई हो। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो भोपाल में ट्राइबल म्यूजियम बना है, जो यहाँ पे शंकर शाह, कुंवर नाग शाह का म्यूजियम बना रहे हैं, और जो पुरानी जो जिस तरह से जिस कंडीशन में अंग्रेजों ने रखा था पुराना बंदीगृह, उस बंदीगृह को एज इट इज रखें। और दूसरा चीज है कि जो बंदीगृह आपने तोड़ा है उसको जैसा बना था वैसा हमको चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई नया निर्माण। और तीसरी बात कि अभी हम जिंदा हैं तो हमारा म्यूजियम बनाने की जरूरत नहीं है, अभी उनके पुरखे जिंदा हैं, उनकी वंशज जिंदा है। हम हमारी धरोहरों को बचाएंगे। हम उनके क्या हैं? DNA है, L3MN है। हम R1A1 नहीं है। जो R1A1 है वो यहाँ से चले जाएं, देश छोड़ के चले जाएं। मैं बोल रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि R1A1 देश छोड़ के चले जाए। L3MN अपने आप को पहचान ले कि आप यहाँ के मूलवासी हो, आप यहाँ के ST SC OBC और माइनॉरिटी जो हो, R1A1 नहीं हो, आप यहाँ के L3MN हो। तो L3MN को एक होना है, यहाँ के DNA को एक होना है, तब जाके आप अपने जल से निकलने वाली रेत में कब्जा कर सकेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। जंगल से निकलने वाली जड़ी बूटियों में कब्जा करेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। जमीन से निकलने वाले कोयला, गिट्टी, खदान, सोना, चांदी में आप कब्जा करेंगे। आप खुद व्यापार करिए ना, किसने रोका है? कौन सरकार बोलती है कि आपको व्यापार करने का अधिकार नहीं है? आप बताइए मेरे को। माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्या आदिवासियों को व्यापार करने का अधिकार नहीं है? मैं मध्य प्रदेश शासन से पूछना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, मोहन यादव जी से, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी से, शिवराज सिंह चौहान से भी पूछना चाहूंगा, क्या व्यापार में आदिवासियों का अधिपत्य नहीं होना चाहिए? मेरा गांव, मेरा देश, मेरी जगह, तो व्यापार भी मेरा होना चाहिए। आज मेरे राजा का, शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह जी का आप क्या बना रहे हो? म्यूजियम बनवा रहे हो, है ना? और ठेका किसके पास है? इंटेक के पास में, है ना? तो इंटेक के पास में क्यों ठेका है? क्यों? हमारे लोगों के पास में नाम हमारा हो, जमीन हमारी हो, इतिहास हमारा हो, पैसा कोई और कमाए। बात तो पैसे की है ना, पैसे का खेल है, पूरा पैसे का खेल है ना। इस देश में इन्होंने तकरीबन जो है 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख योजनाएं बनाई हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हमें इतनी योजनाओं की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन राधेश्याम जी, बात सवाल उठता है कि जब ये तोड़ा जा रहा था यहाँ पर और भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बात करते, संरक्षण की बात करते, वो लोग भी मौजूद थे, इनको उस समय आवाज उठानी थी, उस समय आवाज नहीं उठा रहे, अभी उठा रहे जब उन्होंने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। कारण क्या है? आपको मैं बता दूं, आप हम जिसका बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं, शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। चोट लगती दिल पे तो फिर पूछना पड़ता है। हम जिनका बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं, शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, ये राजा थे। क्या थे? 52 गढ़, 57 परगना, 258 रियासत के राजा थे। इनके कुंवर भी राजकुमार थे। इनको ये जो गरीब है, अपने आप को दबा, कुचला, दलित समझने वाली जनता के लिए मरने की आवश्यकता नहीं थी। ये खास थे, इनके पास में धन दौलत, ऐशो आराम, सारी चीज थे। लेकिन इन्होंने उस कौम के लिए लड़ा जिसके पास कुछ नहीं था, जिसकी जमीनें जो है छीनी जा रही थी। इंदिरा गांधी ने 1972 में सीलिंग एक्ट लगा के पूरी जनजातियों की जमीन को बांट दिया, है ना? तो देश गुलाम हो गया। हम लोग सब कितने साल गुलामी में रहे? तकरीबन 500 साल गुलामी में रहे। 500 साल नहीं, 3000 साल गुलामी में है। जैसे आर्यों के गुलाम हुए, मनुवादियों के गुलाम हुए, फिर मुगलों के गुलाम हुए, मुगलों के बाद फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए। तो तीन लोगों ने हमको गुलाम किया। कितने लोगों ने? तो देश में भी 3% लोग हैं जिनके हम अभी गुलाम हैं, और 97% ऐसे हैं जो उस गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं। मैं तोड़ दो पैर की जंजीरें और चढ़ जाओ तुम भी सूली पे। शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह जैसे तोप से मरना पसंद कर लो, लेकिन गुलामी स्वीकार मत करो। क्या 3 लोगों को 97 लोगों में से 3 लोग मिलकर मार नहीं सकते क्या? तो गुलामी हमने स्वीकार की है। जितने भी यहाँ पे जबलपुर में रह रहे हैं, जितने भी मेरे सगा समाज हैं, ये डरते हैं क्योंकि ये कर्मचारी हैं कि यार हमारा ट्रांसफर तो ना कर दें,
हमारे हमको क्या सस्पेंड तो ना कर दें। लेकिन हमारे इतिहास के साथ मतलब हमारी धरोहर के साथ अगर ये करते हैं तो ये तो आवाज हर किसी को उठानी चाहिए। मैं बता तो रहा हूँ ना, ट्रांसफर का डर, नौकरी जाने का डर, फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या गरीबी बेरोजगारी इतनी है कि पहले हम भूख मिटाएं कि हमारे इतिहास को बचाने के लिए, हमारी धरोहर को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना हमारा कोई दृष्टिकोण है, ना हमको हमारी अवस्था व्यवस्था आवश्यकता भी नहीं मालूम है। दशा दिशा और व्यवस्था की तो बात ही नहीं कर सकते। जितने भी लोग हमारे जो राजनीति कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज को बेच के आगे बढ़ना बंद करिए, समाज को एक सही दशा और दिशा दीजिए। देखिए आपका भविष्य और आपका जो समाज है खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आने वाले पीढ़ियों को जिंदा कैसे रखना है, और जिंदा रखने के लिए हमको अर्थव्यवस्था में मजबूत चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में हम बात करें कि जो बजट आया था, उस बजट में माननीय सीतारमण जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति महोदय जी ने जिस भाषण में बजट में दिया, वहां पे 275 की राशि, जो भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त में 275 की राशि, जिसको बोलते हैं ट्राइबल फंड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एसटी एससी मतलब जनजातियों का अनुदान, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है, जिसे 1950 से जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तब से उस फंड पे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन आप देखिए ना, शिक्षा का स्तर कितना गिर गया, स्वास्थ्य का स्तर कितना गिर गया। आप आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कोरोना में जो है अरबों खरबों रुपए जो है प्रधानमंत्री जी ने खा लिया, किसी ने बोला क्या? नहीं बोला। नहीं, मध्य प्रदेश का भी जो बजट आया उसमें से करीब 97 करोड़ रुपए गौ संरक्षण के नाम पे दे दिया गया। ट्राइबल का फंड है, वो SC ST का फंड है, तो ये कहीं दूसरी जगह तो डाइवर्ट कर नहीं सकते ना, ऐसा गवर्नमेंट ने किया है। तो अब इस पे आप लोग ने कुछ किया है? देखिए, मैं हर समय आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं, और सत्ता शासन में बैठे हुए लोग, मनुवादी लोग, RSS लोग जो हैं, मुझे निस्तो नाबूद करने का प्रयास, षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी मैं जेल से निकलने के बाद में भी मेरे ऊपर में रासुका लगा दी, शायद आपको जानकारी होगी, है ना। मेरे कोई आज तक व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरे सारे जन आंदोलन के मुद्दे हैं। जो मेरे उमरिया में एक टाइम में मेरे ऊपर में 5 केस लगाकर 10 महीने तक मुझे जेल में रखा, और डिंडोरी में मेरे 4 केस बता रहे हैं। तो 4 केस में वो जुनवानी वाला जो मामला हुआ था, जो फर्जी मामला था, कानून को आया 29 अधिकारियों के साथ में बैठ के 5-6 दिन बाद जो है मेरे ऊपर में केस लगाता है कि शासकीय कार्य में बाधा, है ना। तो भाई हम मालिक हैं, हमारी जल जंगल जमीन है। डिंडोरी आरक्षित क्षेत्र है, उमरिया आरक्षित क्षेत्र है, मंडला आरक्षित क्षेत्र है। ये मध्य प्रदेश का पूरा भाग, इस देश का 75% भूभाग आदिवासियों का था, गौंड राजाओं का था। नहीं होता है तो गूगल में सर्च कर लो, कहना यदि पढ़े लिखे होगे तो। गूगल में सब चीज दिया है कि गौंड शासक कहां तक फैला था। और गोंडवाना की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो गोंडों की पार्टी है। वो लोग मूर्ख हैं। पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी कहलाता है, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन कहलाता है। तो गोंडवाना भूभाग तो यहाँ से लेके दक्षिण अमेरिका तक है, तो दक्षिण तक फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका तक है। जो दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग भी गोंडियन है। तो हम गर्व से बोलते हैं कि हम गोंडियन है, हमारी संस्कृति कोयतुड़ियन संस्कृति है। वी आर द ऑनर ऑफ कोयतुड़ियन, वी आर द ऑनर ऑफ दिस लैंड। मुझे गर्व है कि मैं प्रकृति में जी रहा हूं, मैं जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा हूं, मैं आने वाली पीढ़ियों को जगाने के लिए लड़ रहा हूं। आई एम प्राउड ऑफ दिस लैंड, आई एम प्राउड ऑफ माई बर्थ, कि मैं जिस माँ के पेट में जन्मा, जिस धरती में मैं जन्म लिया, मैं उस धरती का कर्जदार हूं और इस प्रकृति का कर्जदार हूं। मैं इस प्रकृति के लिए लड़ते रहूंगा, संघर्ष करते रहूंगा। बस एक ही उपेक्षा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही, चाहे आपके माध्यम से जाए, चाहे लोगों के माध्यम से जाए, वो जान जाएं कि मावा नाटे मावा राज। तो मेरा गांव है, मेरी जमीन है, मेरा जल है, मेरा जंगल है, तो उससे मुझे फायदा होना चाहिए। हम लोग आंदोलन करते हैं, फायदा कोई और उठाता है। अच्छा, एक अब राजनीति वाला सवाल करते हैं कि आप 10 महीने जेल में रहे, तो जेल में रहे तो काफी लोग जेल में जाते तो कई किताबें पढ़ते हैं, ऐसा होता है। तो आप वहाँ जेल में रहे तो फिर किन किन चीजों का अध्ययन किया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने। हमारे वकील साहब भी खड़े हुए हैं। उदय जी आइए, ऐसे आइए, आप भी उदय जी से बात करेंगे, है ना, उदय जी से बात करेंगे। ये हमारे उदय जी हैं। उदय जी थोड़ा सा शकल दिखाइए, वहाँ पे नीचे बैठ जाइए थोड़ा सा। ये हमारे उदय जी, उठो ना तुम, उदय जी को बैठने दो। हाँ आइए इधर, ऐसे बैठिए। ये हमारे उदय जी हैं, हाई कोर्ट के अच्छे वकील हैं, लॉयर हैं। क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब यही दे सकते हैं। उनसे तो हम करेंगे। नहीं, लेकिन अभी आप मैं उसी चीज की बता रहा हूँ कि आप ये बताइए कि यदि किसी को हवालाती के तौर पे
न्यायपालिका की अभिरक्षा में जेल में रखा जाता है, यही शब्द टर्मिनोलॉजी है ना, अभिरक्षा में जेल में रखा जाता है, तो क्या उसे पेपर नहीं पढ़ने दिया जाता? क्या उसे बुक पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसके लिए कॉपी मिलने का अधिकार नहीं है? क्या उसको कोई नोट्स बना के अपनी स्टडी करने का अधिकार नहीं है? तो मेरे पूरे मौलिक अधिकार जेल में छीन लिए गए। ठीक है, ना तो मुझे पेपर पढ़ने दिया जाता था, ना मुझे कोई बुक पढ़ने दिया जाता था, ना मुझे कॉपी, इवन एक पेपर मांगने के लिए मैं तरस जाता था, लेकिन फिर भी लड़ झगड़ के मैं जो है कुछ ना कुछ संघर्ष कर ही लेता था। और जेल के अंदर में भी रह के मैं गुलाम नहीं रहा हूँ, जेल के अंदर में रहते ही राजा रहा हूँ और जेल की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया हूँ। पूरा जेल में जैसे गया हूँ तो पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पे दुरुस्त हो गई। दूसरा चीज कि जब मैं चुनाव लड़ा तो चुनाव के समय में मेरे फोन बंद कर दिए, मेरी मुलाकात बंद कर दिए, ना मैं अपने एजेंट से मिल सकता हूँ, और जेल प्रशासन जो है मेरे को दंडित कर रहा है। एक वो जेल से आपका ऑडियो वायरल हुआ। हाँ, ये जो ऑडियो वायरल हुआ था ये कॉमन चर्चा थी। अब आप तो बाहर वायरल कैसे हो गया वो? देखिए, वायरल हुआ ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ना मुझे इसके विषय में जेल के अंदर फोन ले जाना भी मना है? कोई फोन नहीं है, जेल का फोन है, 5 मिनट बात होती है। मुझे बताया नहीं गया कि 5 मिनट बात होती थी, 10 मिनट बात होती है। आप जैसे बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे कार्यकर्ता ने पूछा कि भाई चुनाव लड़ने के लिए ये दस्तावेज चाहिए कहाँ, तो मैंने मात्र दस्तावेज की बात किया था, कोई ऐसी बात नहीं किया कि आप आंदोलन करो, कि आप ऐसा करो वैसा करो, ये कोई बात नहीं किया था। मैंने मेरे चुनाव की प्रक्रियाओं में जो वो लगते हैं दस्तावेज लगते हैं, मैंने उस दस्तावेज की बात किया था, तो उसको किसी ने वायरल कर दिया। अब दूसरा चीज है कि जेल में आप बैठे हो तो आप 5 मिनट हो गए तो फोन काट दो ना भाई, मेरे कस्टडी में तो नहीं है फोन, मैं आपकी कस्टडी में हूँ, आप 5 मिनट बात कराएंगे तो 5 मिनट बात तो करो। ऐसा लग रहा था कि आपके फोन टेपिंग हो रहे थे? नहीं, मुझे तो मेरे मोबाइल भी टेप हो रहे होंगे, क्योंकि मेरे पीछे जो जैसे जेल आने से पहले जब थाने में था तो मेरा एनकाउंटर करने का प्रोग्राम था उनका, एनकाउंटर नहीं किया गया। फिर इसके बाद में मुझे जेल में जब थाने में मेरे साथ में 24 घंटे मारपीट की गई, आज भी अभी भी निशान गए नहीं है। बिरसा मुंडा की बात करते हैं हम, शंकर शाह की बात करते हैं, तो उनका दुख मैंने सहा है, 24 घंटे लाठी डंडे मैंने खाए हैं। और इसके अलावा भी लाठी डंडा खाने के बाद में भी जो है हमारी जो एसपी मैडम थी नवनीता नायडू जी, मैं खुल के नाम लेता हूँ, भले से जो भी जैसा भी उनको सोचना है सोचते रहें, वो मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि एक मातृशक्ति इस तरह से हरकत कर सकती है। उन्होंने बोला कि ले जूते चाट, जूते चटवाने का मेरे से पूरा प्रयास किया, दोनों हाथ को पैर को पकड़ के जबरदस्ती। मैंने बोला मर जाना पसंद करूंगा लेकिन जूते नहीं चाटूंगा, जय श्री राम मेरे को बोलो, ऐसा बोला गया। तो पूरी जो है आरएसएस की थीम थी कि उनको लग रहा था कि राधे श्याम ककुड़िया एक उभरता हुआ नेता है, उभरता हुआ समाज सेवी है, यदि इसको हम इसकी आवाज़ को दबा दिए, इसको यदि दबा देंगे तो समाज जो जाग रहा है, जो संविधान के प्रति जाग रहा है, जो आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जाग रहा है, जो सामाजिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में जाग रहा है, वो रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप कितना भी कर लो जुल्म सितम, हम ना डरेंगे अब, क्योंकि हम नहीं बोलते हैं, हमारे क्रांतिकारियों के विचार बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं कि आप ये क्रांतिकारी विचार है, आपको तो क्रांतिकारी योद्धा, क्रांतिकारी वीर तक बोल दिया गया, लेकिन अभी काकोड़िया एक वहां पे भी स्कूल में भी एक टीचर के रूप में भी दिख रहा है, बच्चों को पढ़ाते हुए। तो बच्चों में ऐसा क्या लग रहा है कि अब बच्चों को मतलब आप जागरूक कर रहे हैं? देखिए, मेरी लड़ाई भविष्य की है, मेरी लड़ाई 60 साल के 70 साल के लोगों के लिए नहीं है। मैं, आप मुझे महाजननायक क्रांतिकारी बोलते हैं, क्रांतिकारी दादा बोलते हैं, कोई बिरसा मुंडा बोलता है, कोई टंटिया मामा बोलता है ना, कोई आने वाला भविष्य का विधायक बोलता है, कोई आने वाले भविष्य का मुख्यमंत्री बोलता है, कोई प्रधानमंत्री बोलता है। तो जनता है, जो बोलेगी बोले, वो मुझे स्वागत है, लेकिन मैं अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना भी कष्ट सहना पड़े। और मैं जो है अब स्कूल में इसलिए जाता हूँ क्योंकि ये बच्चे ही हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि आने वाले 20 साल में इनके माता पिता को, उन बच्चों को पता नहीं है कि वो कलेक्टर बन सकता है, कि एसपी बन सकता है, कि विधायक बन सकता है, कि मंत्री बन सकता है। तो मैं उनकी इच्छाओं को, उनके दृष्टिकोण, सोचने के दृष्टिकोण और उनके देखने का दृष्टिकोण, पढ़ने का दृष्टिकोण और समाज का दृष्टिकोण, देखने का नजरिया बदलना चाहता हूं, क्योंकि आरएसएस ने हमारे लोगों का देखने का, सोचने का और समझने का दृष्टिकोण बदल दिया है। तो मैं उस दृष्टिकोण को पुनः स्थापित करते हुए जो है, उस दृष्टिकोण को मैं पुनः जो है स्थापित करना चाहता हूं, और उसका सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है बच्चे। इसीलिए मैं अभी कम से कम जो है 3 लाख पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बना के 3 लाख गोठुल बनाऊंगा। जिस तरह हमारे गोठुल को खत्म करके आरएसएस ने या फिर आर्यों ने जो है गुरुकुल बनाया,
और गुरुकुल के बाद में फिर मदरसा बना, फिर मदरसा के बनने के बाद में मैकाले ने फिर क्या बनाया, स्कूल बनाया। ना स्कूल का ना स्कूल का। गुरुकुल मतलब गुरुकुल के पढ़ो, लेकिन गोठुल मतलब होता है प्रकृति के ज्ञान को पढ़ना, पुरखों के ज्ञान को पढ़ना, पुरखों की विचारधारा को पढ़ना, पुरखों के मान सम्मान को पढ़ना। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लिखे पढ़े होते हैं। मतलब जब हम प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति से हम सीखते हैं कि प्रकृति निस्वार्थ सेवा कर रही है, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी निस्वार्थ सेवा करें। हमारा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, यदि पानी गंदा हो जाएगा तो हम पी नहीं सकेंगे। मतलब हमारा शरीर और प्रकृति एक ही है। यदि हवा दूषित हो जाएगी, अभी दिल्ली का, मैं जब जेल में था तो दिल्ली प्रदूषित हो गई थी। मैं जेल में बैठे बैठे न्यूज चैनल देखा करता था, तो मैं जब वहां पे देखा, मैंने बोला ये पूरे प्रदूषित हो गई, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं यही चीज को बोल रहा था कि यदि जीवन जीना है तो जनजातियों से सीखिए, आदिम जनजातियों से सीखिए, किस तरह से वो जो है इस प्रकृति के साथ में हिल मिल के और मेल जोल करके सेवा में जुहार करके रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक अभी फिल्म आई है थंगलान, जो साउथ के बहुत बड़े मतलब डायरेक्टर है पारंजीत, उनने बनाया है। ये फिल्म मतलब हमारे इतिहास को मतलब दर्शाती है, आदिवासी समाज, वंचित वर्ग, और उसमें बताया है कि क्या हकीकत में घटनाएं घटी हैं। लेकिन फिल्म को मतलब हिंदी बेल्टों में लगने नहीं दिया है। और मतलब क्या मतलब इस पे क्या वजह मानते हैं आप कि मतलब ऐसी फिल्में मतलब लगने नहीं, बाकी जैसे कश्मीर फाइल आती है या केरला फाइल आती है, बड़ा प्रचार प्रसार किया जाता है, पीएम भी मतलब इसके लिए वहां से घोषणा मतलब उसका कह लीजिए प्रचार कर देते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी फिल्म आई है, इसमें हिंदी बेल्टों में उसको सिनेमा हॉल नहीं मिल रहे, लगी भी है, मैं भी देखने गया तो पता लगा फिल्म उतर गई। यूट्यूब चैनल में मैं इसका एक रिव्यू डाला तो यूट्यूब वालों ने उठा के वो वीडियो को ही ब्लॉक कर दिया। जब मैंने उनसे बात करी तो उनका मैसेज आया कि साहब ये अधिकार खरीद लिए गए हैं नेटफ्लिक्स के द्वारा, इसलिए हमने, तो ये क्या हमारी ऐसी चीजें तो हमारे लिए और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है, तो इस पे मतलब प्रतिबंध लगाना, इसको देखने ना देना, तो कहीं नहीं लगता है ये अब संविधान में जो हमको आज़ादी मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर कहीं ना कहीं मतलब लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब मैं जेल में गया था तो जितने भी नेशनल मीडिया थे उन्होंने ये दिखाया कि भीड़ ने पुलिस वालों के साथ में मारपीट की, है ना। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि पुलिस वालों ने हमारे ऊपर में लाठीचार्ज की। ना तो हमारी भीड़ ने, हमारे आंदोलन ने किसी बैरिकेड को तोड़ा, ना तो हमारे लिए जो है वाटर कैनल का उपयोग किया गया, ना हमारे लिए आंसू गैस का गोला प्रयोग किया गया, सीधे लाठीचार्ज किया गया, है ना। तो मैं जब आंदोलन कर रहा था तो आंदोलन के दौरान मैंने बोला कि ये मधुमक्खी का छाता है, यदि इस पे पत्थर मारोगे तो झूम जाएगी। तो वही काम जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। और आज आज़ादी के हम 78वें साल मना रहे हैं। इन 78वें साल में क्या संविधान का ज्ञान है किसी को? नहीं है। तो पहली प्राथमिकता तो ये होती है, जिस देश में जो है भारतीय संविधान से चल रहा है, तो हर देश के अंतिम छोर के व्यक्ति को भारतीय संविधान का ज्ञान होना चाहिए, उसके फंडामेंटल राइट्स उसको मालूम होने चाहिए, उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज मालूम होनी चाहिए। मैं आदिवासी हूं तो मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 342 के तहत मैं आदिवासी में रजिस्टर्ड हूं, और मैं आदिवासी हूं तो 13(3) का के तहत मुझे रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। और ये रूढ़ी प्रथा क्या है? असंगत एवं उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी। ये भारतीय संविधान बोल रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। और अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। तो उससे पहले जो हमारे कानून थे वो एज इट इज लागू हैं, इसीलिए उसपे साफ तौर पे बोला है। ये हमारे लोगों को नहीं मालूम। दूसरा चीज कि उनको जो है आर्टिकल जो है 19 नहीं मालूम है कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की आज़ादी है। उनको आर्टिकल 14 नहीं मालूम है कि भाई समता के प्रति हमको जो है समानता का अधिकार है, कोई भी हमें जो है किसी भी तरीके से फंसा नहीं सकता, किसी भी तरीके से हमें उलझा नहीं सकता। फिर आर्टिकल 20 के विषय में नहीं मालूम है कि आर्टिकल 20 बोलता है कि आपको न्यायिक अभिरक्षा मिलेगी। आप जब तक वो नहीं हुए हैं, अपराधी घोषित नहीं हुए हैं, तब तक आप अपराधी नहीं हैं। तो मेरे ऊपर रासुका कैसे लग सकती है? लेकिन रासुका लगाने का प्रयास चल रहा है। मैं कारण बताओ नोटिस आया, मैं कारण उसका नोटिस का जवाब दूंगा। तो मैं ये सारी चीजें मैं पृष्ठभूमि इसीलिए बना रहा हूं कि हमको संविधान का ज्ञान ही नहीं मालूम है। अब भाग जो 10 है, भाग 10 में बोला है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्र को क्या है? स्वशासन का अधिकार है। लेकिन हमारे स्वशासन में आपने पेशा एक्ट डाल दिया, आपने लोकतंत्र डाल के जो है वहां पे चुनाव करा दिए। एक व्यक्ति को 2 नाव में आप सवार करा रहे हो, हमारे अधिकार को बता नहीं रहे हो, हमारे अधिकार के लिए आप प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हो। तो पहला उत्तरदायित्व देश के राष्ट्रपति का
और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पहला उत्तरदायित्व है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के जनजातियों को भारतीय संविधान का ज्ञान दें, उस क्षेत्र के जनजातियों को उनके जो राइट्स हैं, जो उनके एक्ट्स हैं, जो इनके भाग हैं, उसका ज्ञान दें। ठीक है। फिर भाग 12 में जब हम स्वतंत्र है, जब हमने पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बना ली तो हमको पैसा चाहिए, तो भाग 12 में वित्त में दिया है 275 की राशि, जनजातियों का विकास मत, महाविद्युतीकरण, और हमारा जो मीना सिंह ने इस पे घोटाला किया था उसी की आवाज तो मैंने उठाया, क्या गलत किया था। तो जो आपने फिल्म बताई, जितनी भी फिल्म आती है वहां पे देखना आप, एक मनुवादियों को स्टेटस मिलता है कि भगवान ने बचा दिया, लोग मंदिर जाते भगवान ने बचा दिया। लोग कभी नहीं बोलते कि प्रकृति से बढ़ के कुछ नहीं है। अभी राम मंदिर बनाया गया तो राम मंदिर बनने के बाद में बाढ़ आई, तो इतने देश के 140 करोड़ लोग थे जो हिंदू धर्म को मानते थे, तो मेरा उनसे निवेदन था कि अर्जी विनती करते राम भगवान से कि भाई वहां पे बाढ़ ना आए, लेकिन प्रकृति से कोई रुका क्या। आपने उत्तराखंड में देखा पूरा लैंडस्लाइड हो रही है, पूरे पर्वत जो गिर रहे हैं, तो भाई मंदिरों में भगवान नहीं रहता, प्रकृति में भगवान रहता है। यदि प्रकृति को आप संरक्षित करोगे तो बारिश भी समय में होगी, तूफान भी समय में आएगा, और कोई भी चीज त्रासदी नहीं आएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। आप भी खुश, हम भी खुश। कोरोना जैसी त्रासदी से गुजरे हो, वो इसीलिए गुजरे हो क्योंकि आप आदिवासियों को खत्म कर रहे हो। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महुआ की दारू बनाने के लिए बोला, मैं जेल में था तो 1 लीटर 2 लीटर महुआ की दारू में अंदर कर रहे हो तुम, और तुम खुलेआम जो है तुम केमिकल वाली दारू बना बना के बेच रहे हो। तुम, महुआ जो है नशा नहीं है, महुआ जो है हेल्थ ड्रिंक है। इसीलिए पुराणों में भी तुम ही ने लिखा है, हम पुराणों की बात, वेदों की बात नहीं करते, लेकिन पुराणों और वेदों में भी तुम ही ने लिखा है कि दवा और दारू, तो दारू मतलब नशा करना नहीं होता। 20 ml आर्मी में भी दी जाती है। कितनी ml? 20 से 60 ml, 180 ml तक आर्मी वालों को देते हैं। तो दारू खराब होती तो आर्मी वाले तो फिर पी पी के तो बहक जाते, देश की रक्षा कैसे करते। आपने मोबाइल दिया, क्या मोबाइल का यूटिलाइज बताया? आज मोबाइल में पोर्नोग्राफी खुलती है, गंदे गंदे सीन आते हैं। मैं भी मोबाइल कभी खोलता हूं तो सीधा सीन खुल जाता है। तो आपने बच्चों को हाथ में मोबाइल तो दे दिए, लेकिन क्या ये स्ट्रिक्ट चीजें बंद की? आज जितने भी अभी ग्रामीण अंचल में, आदिवासी अंचल में जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग लड़कियां जो हैं, दैहिक शोषण हो रहा है, नाबालिग लड़कियां भाग जा रही हैं घर से, तो ये माननीय नरेंद्र मोदी की देन है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया करके बोल दिया कि आदिवासी न जानता है न सोचता है, जो चीज दिख गया उसी में मान लेता है। तो आज जो भी भ्रष्ट चीजें हो रही हैं वो उनके कारण हो रही हैं। आपने स्वच्छ भारत अभियान बनाया, गांव में कोई एक व्यक्ति को पीने के लिए पानी नहीं है तो लेटरिन में क्या 1 बाल्टी पानी डालेगा? तो उसका घोटाला किया आपने। आयुष्मान कार्ड बनाया, जितना भी अभी वो आया था, कोरोना आया था, कोरोना में 5-5 लाख रुपए आपने खा गए सबके। कभी हिसाब दिया? कोरोना फंड का हिसाब दिया? कौन मांगेगा हिसाब? ना तो विधानसभा में कोई बोलने वाला है, ना लोकसभा में बोलने वाला। सबको डर है कि मर ना जाए। तो मैं तो बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ, यदि मैं समाज के लिए बोल रहा हूँ, देश के लिए बोल रहा हूँ, यदि आपको लगता है तो मेरे को शूट करवा दो, मैं मरने से नहीं डरता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है, जो अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत मैं बोलूंगा और हमेशा बोलते रहूंगा, चुप नहीं रहूंगा। तो ये थे राधेश्याम काकोड़िया जी। इनके जो विचार जो होते हैं वो आदिवासी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जेल से छूटने के बाद अब काफी अग्रेसिव भी हैं और उग्र भी हैं, तो अब ये इनका फायदा समाज किस तरीके से उठा पाता है ये अब हम देखेंगे। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब राधेश्याम जी बाहर आने के बाद जो पार्टी एकदम से बिल्कुल थोड़ा सा वीक हो गई थी, अब राधेश्याम जी जब बाहर आए हैं तो पार्टी में और जान आएगी और गोंडवाना आगे हो सकता है कि बहुत बड़े स्तर पे मतलब उभरे। तो तब तक के लिए हम राधेश्याम पार्टी की जो बात बोली, थोड़ा सा मैं इस पे आपका समय लूंगा। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है एक विचारधारा है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो एक मंच बना के दिया, ये समग्र विकास क्रांति आंदोलन की बात कर रहा है। हमारा उद्देश्य विधायक बनाना नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूं न्यूज के माध्यम से। हमारा उद्देश्य सांसद बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन करना। और व्यवस्था परिवर्तन कब होगी? जब अंतिम छोर का व्यक्ति जागेगा, अपने हक अधिकार को जानेगा, जब वो व्यापार करेगा, आधुनिक खेती करेगा, आधुनिक व्यापार करने लगेगा, अपनी फैक्ट्रियां लगाने लगेगा, जब हमारा व्यक्ति न्यायालय में जो है जज बन जाएगा, हमारा व्यक्ति कलेक्टर बन जाएगा, हमारा व्यक्ति एसपी बन जाएगा, हमारा व्यक्ति हर एक फील्ड में हमारा व्यक्ति जब उतर जाएगा, वो विकास कहलाता है। तो इतने मायावती जी तो 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रही ना, तो क्या पूरे एससी सुधर गए हैं?
तो क्या विधायक बनाने से चीजें सुधर जाती? तो हम तो आज भी बोल रहे हैं कि भाई आदिवासी विधायक है। भाई मध्य प्रदेश में कितनी सीट है? ट्राइबल सीट कितनी है? अभी 230 है। हाँ? उनका 40 47 48 के आसपास। 47 सीटें आरक्षित हैं और 33 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। जो 47 सीट से जीत के जा रहे हैं वो भी तो आदिवासी विधायक हैं, चाहे वो गोंडवाना के हो चाहे ना हो, लेकिन चुन के जा रहे हैं तो आरक्षण से ना। लेकिन वो काम ही नहीं करते समाज। आरक्षण से चुन के जा रहे हैं ना। तुम्हारे एससी के 33 सीट जा रही हैं, वो भी तो आरक्षण से चुन के जा रही हैं। क्या ये जो विधायक चुन के जा रहे हैं, क्या ये उनके व्यवस्था में, उनके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इस बात को मैं जनता को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जागो, वक्त अब बहुत कम बचा है। अपने आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है तो अपने संवैधानिक अधिकारों को जानो और वोट के अधिकारों को जानो। वोट का अधिकार हमारा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में दिया गया है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार 12 से 35 में, लेकिन वो हमारा बहुत बड़ा मौलिक अधिकार है। इसका कलेक्टर भी प्रचार करता है, विधायक मंत्री भी प्रचार करते हैं, तुम्हारा जो है चुनाव आयोग भी प्रचार करता है कि मौलिक अधिकार इसको उपयोग करो। लेकिन क्या कभी कलेक्टर, विधायक, मंत्री, चुनाव आयोग ये बोलता है कि 5वीं अनुसूची तुम्हारा जो है 13(3) का तुम्हारा जो है मौलिक अधिकार है, रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है, आप अपने भूमिका मुठवा मुकरदम बना के जो है नार व्यवस्था बनाकर आप स्थापित हो सकते हो? नहीं बताते, है ना। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, पार्टी अपनी विचारधाराओं से चल रही है, लेकिन समग्र विकास क्रांति आंदोलन समग्र विकास के लिए काम कर रहा है। हमारे ऐसे 36 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसपे हम रिसर्च से लेके हर एक चीज कर रहे हैं। एजुकेशन में काम कर रहे हैं, मेडिसिन में काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम रोजगार के सृजन में काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक जो फील्ड है, इतिहास, हिस्ट्री, गढ़ किले महल अटारी, सब चीज में हम जो है धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब आधुनिकता की जरूरत है, हमें उग्र होने की जरूरत है, हमें जो है दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए और मूंद सूल सर्री में चलते हुए हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की अब आवश्यकता है। नहीं, यदि इतनी ही कछुआ गति से चलेंगे तो भारत देश, अभी हम आजाद हुए 58 साल हुए फिर भी हमारी आजादी वापस आई नहीं है, तो हम और 200 साल हम जो है ऐसी तरह से गुलाम रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, तो हमको लड़ना पड़ेगा और आजाद होने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये बात सही है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे काकोड़िया जी आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो इनका भी मतलब साथ देना पड़ेगा। जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।